हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं भैया आप सभी? आई होप ऑल वेल। सो चलिए हमारी करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 2 अप्रैल। सो हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन कोट के साथ, जो कि है ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर दोज दैट डोंट लेट यू स्लीप। सपने क्या होते हैं? वही सपने वो होते हैं कि जो हम हमको सोने ना दे। तो इतनी मेहनत कीजिए, इतना हार्डवर्क कीजिए अपनी लाइफ में कि एक दिन आप अपने सपने, अपने ड्रीम को, जो भी आपने देखा, वो ईज़िली आप प्राप्त कर जाओ। सो ये हमारा यूट्यूब चैनल, यहाँ यहाँ पे मैंने पूरी सीरीज़ एज़ वेल एज़ 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज़ स्टार्ट की है। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मिल जाएगी भैया आपको पीडीएफ जैसे हिंदू हो गया, और जो भी है मेरे क्लास नोट्स है ना, इनकी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी भाई। सो सबसे पहला टॉपिक है बैक वेल। डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट प्री में आ सकता है, क्योंकि ये है ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि ये एक बैक वेल है जो बाल्टिक सी में देखी गई है भाई, और ये वहाँ की नेटिव नहीं है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो बैक वेल है ना, वो डेट ओनली इज ओनली या फिर नेटिव ऑफ बाल्टिक सी। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो हम्पैक व्हेल है ना, वो एक स्पीशीज है बैलेन व्हेल, जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल होता है ना अर्थ पे, उस स्पीशीज से बिलोंग करती है भाई। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है फाउंड इन ऑल 4 ओशियंस फ्रॉम द एज ऑफ आइस पैक टू ट्रॉपिकल आइसलैंड। ये है भाई हम्पैक व्हेल। सो ये माइग्रेशन करती है, बहुत लंबे, बहुत दूर तक माइग्रेशन करती है। माइग्रेशन अराउंड 16,000 माइल्स तक माइग्रेशन करती है। दो तरीके से माइग्रेशन करती है, एक तो ये कोल्ड वाटर में करती है, और एक जब इसको है ना फीडिंग करनी हो ना, तब तो ये जाती है कोल्ड वाटर्स में, और जब ब्रीडिंग का टाइम आता है ना, तो ये ट्रॉपिकल्स वाटर में आ जाती है, मीन्स वार्म वाटर में। तो ये नॉन नेटिव एरिया, दे आर नॉन नेटिव टू बाल्टिक सी। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आ सकता है भाई। आईयूसीएन स्टेटस इसका है वर्नरेबल। आईयूसीएन जो रेड लिस्ट है ना हमारी, उसमें क्या स्टेटस इसका? वर्नरेबल स्टेटस है भाई इसका। ब्रीचिंग क्या होता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीचिंग क्या होता है? जैसे जो डॉल्फिन होगी, जो व्हेल होगी, वो हवा में आती है ना बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? ब्रीचिंग। उस टेक्निक का नाम है ब्रीचिंग। सो ये था भाई अगला हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनल ग्रुप पे यूपीएससी एवरी ईयर क्वेश्चन पूछता है भाई। सो ब्रिक्स की पहले तो ये देख लेते हैं कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ये न्यू कंट्रीज हैं, ये एग्जिस्टिंग कंट्री हैं। एग्जिस्टिंग कंट्री देखते हैं पहले, रसिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ये थी भाई BRICS, ये इसकी कंट्री है भाई। सबसे पहले तो क्यों अभी न्यूज़ में? क्योंकि जो हमारे रशिया के प्रेसिडेंट है ना पुतिन, वे यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि अब की बार ना ब्रिक्स समिट इंडिया में होने वाली है, तो उसको अटेंड करने जो हमारे रशिया के प्रेसिडेंट है ना पुतिन, वो आ रहे हैं भाई हमारे इंडिया में। और आपको पता ही होगा कि जो अभी जो अमेरिका के साथ हमारी मीटिंग थी ना, जिसमें जो क्वाड की मीटिंग थी, उसमें जो डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प थे, वो उन्होंने आने से मना कर दिया था भाई। सो इसी के रिगार्डिंग है ना, जो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है ना, वो ब्रिक्स के कारण ही थोड़े खराब चलते हैं भाई। सो सबसे पहले देखते हैं भाई ब्रिक्स में कौन कौन सी मेजर कंट्री है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है भाई कंट्रीज पर, एज वेल एज ये कब फॉर्म हुआ, किसने इसका नाम दिया ब्रिक्स। सो कमेंट में बताइए भाई, किसने इसका नाम दिया ब्रिक्स। और पहले ये ब्रिक्स ही था या खाली ब्रिक था? और ब्रिक था तो ब्रिक्स कब बना, इसका आना कमेंट में बताइए भाई। पहला, ब्रिक्स टुगेदर 11 मेजर एमर्जिंग मार्केट। एमर्जिंग मार्केट है मतलब डेवलपिंग कंट्री नहीं है भाई, दीज आर एमर्जिंग मार्केट। जो यहाँ पे भी आपको यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है कि ये डेवलप्ड कंट्री का ग्रुप है। नहीं, एमर्जिंग मार्केट जो डेवलपिंग कंट्री है ना, उनका ग्रुप है भाई ये। सबसे पहले इसमें ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएई। इसमें आप जो मेंबर देखोगे ना, एक तो सबसे पहले तो जो मेंबर देखोगे ना, वे सारे अराउंड चाइना टिल्टेड मेंबर हैं भाई। जो इस जिसका हमें डिसएडवांटेज क्या मिलेगा, जो कि इंडिया का जो इसमें वो था ना, जो एंगेज हो रहा था इंडिया, सो इसको ना एक सेटबैक मिलेगा इंडिया को, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कंट्री है ना, वो सारी चाइना फेवरिंग कंट्री हैं। तो ग्लोबल साउथ के जो दो कंपिटिटर बाहर निकल के आते हैं ना, एक तो इंडिया, एक चाइना, तो उनमें से जो इंडिया का है ना, वो यहाँ पे थोड़ा माइनस में जा रहा है भाई। और जो चाइना है ना, उसकी प्रेजेंस और उसकी एक तो जो डेवलपिंग कंट्री हो गई, एक उसकी फंडिंग भाई, और ये दोनों ही चाइना को सपोर्ट कर रही है भाई, जितनी भी कंट्री इसके अंदर है। सो सबसे पहले देखते हैं ब्रिक कब फॉर्म हुआ। ब्रिक वाज फॉर्मलाइज्ड एज ए फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर इन साइडलाइंस ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन न्यूयॉर्क 2006 में भाई। ये जो
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना, इनके रिगार्डिंग ये मेंबर मिले थे भाई। तभी उसके बाद ब्रिक समिट वाज कन्वेक्टेड इन यकतेनबर्ग रशिया। 2009 में ब्रिक की ऑफिशियल समिट होती है भाई, सबसे पहली रशिया में होती है। उसके बाद 2010 में जो हमारा साउथ अफ्रीका है ना, वो इसका मेंबर बन गया था, और उसके बाद ना ये ब्रिक्स कहलाया जा रहा है भाई। तो ब्रिक फॉरेन मिनिस्टर इन न्यूयॉर्क इन 2010 अकॉर्डिंगली साउथ अमेरिका अटेंडेड थर्ड ब्रिक्स मीटिंग इन 2011। जो साउथ अफ्रीका है ना 2010 में मेंबर बना था, और अगले ही साल उसने मीटिंग अटेंड की थी भाई, थर्ड मीटिंग थी वो। ये इंपॉर्टेंट है भाई इसकी मेंबर कंट्रीज। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई बिकम फुली मेंबर ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम जनवरी 2024 एंड इंडोनेशिया इन जनवरी 2025। बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम, ये इसकी पार्टनर कंट्री है 2025 में। एक तो ईरान, एक क्यूबा, ये दोनों ही न्यूज़ में थे। दोनों न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि इनके ऊपर जो यूएसए के एक्शन है, एज वेल एज इनके रशिया प्लस चाइना के साथ जो इनके रिलेशन है ना, उनकी वजह से जो यूएसए के प्रेसिडेंट है ना डोनाल्ड ट्रंप, वो इनके ऊपर भाई कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं इन दोनों कंट्रीज के ऊपर। जैसे आपको करंट में दिख रहा है, यूएसए ईरान और एज वेल एज यूएसए के एक्शन ऑन क्यूबा एज वेल एज वेनेजुला। वेनेजुला के भी जो रिलेशन थे ना, वो चाइना एज वेल एज रशिया दोनों के साथ अच्छे थे। ईरान ईरान के भी रिलेशन दोनों के साथ चाइना एज वेल एज रशिया दोनों के साथ अच्छे हैं। क्यूबा दोनों के साथ अच्छे हैं भाई, रशिया एज वेल एज चाइना। और अभी कल ही मैंने करंट अफेयर में कराया था, क्योंकि जो क्यूबा में है ना ऑयल क्राइसिस चल रहा है भाई, तो उसको फुलफिल करने के लिए ना रशिया ने अपने टैंकर्स लगाए थे भाई। और उसको रोकने के लिए जो यूएसए है ना, उसने अपनी साथ जो फोर्स थी ना उसको जो क्यूबा है ना उसके सराउंडिंग में लगा दिया था भाई सारी फोर्स को। तो इसी के रिगार्डिंग कल क्यूबा न्यूज़ में था, मैंने पढ़ाया था भाई। अगला भाई कोर्ट एंड कंटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस साल है ना 2-3 बार न्यूज़ में, एक तो वो डॉग्स वाला मामला था उसमें न्यूज़ में है, और एक बार अभी न्यूज़ में है भाई। सबसे पहले देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कमेटी याद कर लेना, डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन पहले भी आया, यूपीएससी का पीवाईक्यू है 2022 का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। उसमें है ना डायरेक्ट पहले स्टेटमेंट ये थी, जो कमेटी कौन सी कमेटी रिलेटेड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, एच एन सान्याल कमेटी 1963। उसकी रिकमेंडेशन पे है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था 1971 का। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है भाई। एक तो ये डायरेक्ट प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं भाई रॉन्ग है। क्योंकि ये एक अलग से पार्लियामेंट ने एक्ट लाया था 1971 में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। टू टाइप का कंटेम्प्ट होता है भाई, एक तो सिविल होता है, क्रिमिनल होता है। एक सिविल होता है, क्रिमिनल होता है। सिविल में क्या है, डिफाइन विलफुल डिसओबीडेंस, जैसे आपने जो कोर्ट का जो भी आदेश है ना उसका पालन नहीं किया ना, वो होता है सिविल। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है भाई? क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसलिए होता है जो आप कोर्ट को ना स्कैंडलाइज करना चाह रहे हैं, जैसे रिटर्न में आपने स्पीच दे के, तो स्कैंडलाइज उसकी जो अथॉरिटी है ना जो कोर्ट की, उसको स्कैंडलाइज करना। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा जो ये एनसीईआरटी में जो 8 चैप्टर में एक चैप्टर, क्लास 8 में एक चैप्टर था करप्शन से रिलेटेड, उसमें है ना ये बताया था कि जो हमारी कोर्ट है ना उसमें इतने पेस जो केसेस हैं वे पेंडिंग पड़े हुए हैं भाई। तो इसी के रिगार्डिंग जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने एक वो लिया था भाई सुओ मोटो चैलेंज, और उसमें है ना जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दिया गया था जिन्होंने उस चैप्टर को लिखा था, एज वेल एज उनके खिलाफ ना बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है भाई। तो ये हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सिविल, ये क्रिमिनल, उनके ऊपर है ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा रही है भाई। क्रिमिनल प्रोसीडिंग मतलब उनको ना जो कोर्ट है ना उसकी अथॉरिटी को स्कैंडलाइज कर रहे हैं भाई वो। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देख लेते हैं। हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास भाई पावर है। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट की जो क्या कहते हैं, जो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है भाई, इन तीनों के तहत मतलब जो इनके जो डिसीजन होते हैं ना वो एक रिकॉर्ड किए जाते हैं भाई एवरी ईयर। ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन इट डिसीजन फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज पोसेस इन द इनहेरिटेंस पावर टू पनिश द फॉर कंटेम्पमेंट ऑफ कोर्ट। तो मतलब क्या है भाई, जो आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 है ना, इनके तहत है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं। जो इनकी जो ये होती है ना जो डिसीजन होते हैं, ये रेफरेंस के लिए है ना, मतलब एक रिकॉर्ड के तरीके से रखे जाते हैं ताकि उनको ना आगे बता सकें। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अपहोल्ड द अथॉरिटी, डिग्निटी एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी एंड प्रिवेंटिंग एक्ट दैट डिसरिस्पेक्ट ये है भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके
जो कंटेंट ऑफ कोर्ट है ना, इसको कैसे कर सकते हैं। एक तो भाई सुओ मोटो ले सकते हैं भाई ना, एक मतलब किसी ने ना ही कोई अपील की तो जो जुडिशरी है ना वो सुओ मोटो भी चैलेंज ले सकती है। जैसे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट प्रोसीडिंग इट्स ओन मोशन, जो जिसको हम सुओ मोटो कहते हैं ना, खुद भी ले सकते हैं। थर्ड पार्टी पिटीशन, जैसे कोई पिटीशन डाल दे कि भाई ये सेकेंडलाइज करना चाह रहे हैं तो उनके रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल जाता है भाई। उसमें पनिशमेंट क्या मिलती है भाई, एक तो 2,000 का फाइन लगता है और 6 महीने तक की जेल हो सकती है भाई, या दोनों हो सकते हैं। तो ये था भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगला हमारा आर्टेमिस सेकंड। आर्टेमिस सेकंड क्या है भैया कि ये मून के ऊपर मिशन है भाई, जिसमें जो अराउंड 50 साल के बाद एक मून की साइड मिशन जा रहा है, जो क्या है भाई, नासा बीइंग फुलफिलिंग द मून रॉकेट वेडनेसडे फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट लूनर ट्रिप इन मोर देन हाफ सेंचुरी। ये हमारा पहला है हाफ सेंचुरी के बाद, क्योंकि 1972 में जो अपोलो मिशन गया था ना हमारा, उसके बाद ये पहला मिशन है। और इसमें कौन कौन है भाई, 3 अमेरिकन है और एक कैनेडियन है। ये है भैया। एस्ट्रोनॉट लास्ट फ्लू कब हुआ था भैया, जो अपोलो अपोलो 17 मिशन था ना 1972 में, उसके बाद ये पहला मिशन है। अराउंड 50 साल हो गए हैं भाई उसको। Artemis 2 is important because it will be the first crewed mission to the moon since Apollo 17 in 1972। 1970 जो अपोलो मिशन था ना 17, उसके बाद ये हमारा पहला मिशन है, ending gap of over 50 years. Unlike Apollo short visit, it aims supporting long-term human presence through lunar bases as well as continuous mission. It also involves private company and multiple countries showing it's a shift toward the global space race। इसमें भाई क्या है, जो प्राइवेट प्लेयर का रोल भी दिखा रखा है। ये मॉडल होता है ना प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल, उस बेस पे भाई ये आर्टेमिस 2 मिशन आधारित है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू टेस्ट द स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट, द ओरियन स्पेसक्राफ्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर द क्रू ऑन बोर्ड। ये है भाई। सो भाई ये थे आज के टॉपिक। आई हो भाई आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।